नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको बताएंगे 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस रेस्टोरेंट के काउंटर और दरवाजों के टूटे हुए शीशे बदमाशों की करतूत की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि बेखौफ बदमाशों ने इस रेस्टोरेंट में किस कदर उपद्रव मचाया होगा। तस्वीरें झुंझुनू की हैं, जहां वारिसपुर रोड स्थित इस रेस्टोरेंट पर बदमाश कहर बनकर टूट पड़े। जानकारी के मुताबिक गाड़ी पर सवार होकर आए 4-5 बदमाश रेस्टोरेंट पहुंचे और रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नामक युवक के बारे में पूछा, लेकिन जब उसने अनिल के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया तो बदमाशों ने आव देखा न ताव रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते बदमाशों ने रेस्टोरेंट के काउंटर और दरवाजों के शीशे चकनाचूर कर दिए। इतना ही नहीं, गले में रखा कैश भी लूट लिया। घटना की खबर पाकर जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक बदमाश रफू चक्कर हो चुके थे। दौसा में मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। हुआ यूं कि रात को पुलिस को ये खबर मिली कि एक शख्स एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है। फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़कर कोतवाली थाने ले आई। असली कहानी अब शुरू होती है। पूछताछ के बाद पुलिस मानसिक रूप से कमजोर शख्स को अपना घर भेजने के लिए संपर्क कर ही रही थी कि अमर सिंह जाट नाम का शख्स थाना परिसर में स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उससे नीचे उतरने की गुहार करने लगे। कुछ देर तक छत पर ड्रामा करने के बाद युवक कोतवाली थाने के मेन गेट पर चढ़ गया और थाने का बोर्ड गिराने की कोशिश करने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और पुलिस के जवान भी अलर्ट हो गए। कोतवाली के गेट के नीचे एक टेम्पो खड़ा किया गया और उसके ऊपर कुछ युवक चढ़े ताकि अमरजीत को नीचे उतारा जा सके। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद अमरजीत जाट को नीचे उतारा गया। इस दौरान कोतवाली थाने की दीवारों, छतों और मंदिर की छत पर पुलिस के जवान उस युवक को उतारने की जद्दोजहद में जुटे रहे। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हो चुकी हैं, उसे समझाने के लिए बांसवाड़ा के जिला अस्पताल की ये तस्वीर ही काफी है। देखिए जरा, बांसवाड़ा का जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। हाल ये है कि यहाँ मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं, तभी तो इस युवक को इस कदर उठाए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इलाज के लिए। उस युवक के लिए जिसने जहर पी लिया है, जिसका इलाज फौरन होना चाहिए। ये हाल तब है जब इस जिले से प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं और जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से सवाल पूछा गया तो जवाब वही रटा रटाया, हमें तो स्ट्रेचर नहीं मिलने की जानकारी ही नहीं थी। ऐसा हुआ है तो मामले की जांच करा लेते हैं। दरअसल बीती रात धटवाड़ा थाना सदर निवासी एक शख्स ने जहर पी लिया था। परिवार वाले उसे गंभीर हालत में लेकर यहाँ पहुँचे। अस्पताल के मेन पोर्ट से इमरजेंसी तक पहुँचने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत थी, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो परिवार के 3 लोगों ने ही युवक को उठाया और इमरजेंसी तक पहुँचाया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, उसी घर में अब मौत का मातम पसरा हुआ है। जिसके सिर पर दूल्हे का सेहरा सजना था, वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। बाड़मेर के जांबाज होमगार्ड के जवान को जब अंतिम विदाई दी गई तो सभी की आंखें नम थीं। कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले नेमाराम मेघवाल को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाड़मेर के रहने वाले नेमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे और 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हो गए। नेमाराम और उसकी बहन धिया की शादी इस जुलाई की 8 तारीख को होनी थी और घरवाले दूल्हे के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जांबाज का शव फूलों से लिपटकर घर पहुंचा तो घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जांबाज के घर उनको अंतिम नमन करने वालों का तांता लगा नजर आया। जब इस सपूत को सुपुर्द खाक किया गया तो उनके जयकारों से आसमान गूंज उठा। उनके गांव के हर शख्स को नेमाराम पर फख्र है। जांबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जांबाज को सम्मान दिया। मकानों में दिख रही ये दरारें बेखौफ खनन माफिया और लापरवाह खनन विभाग की जीती जागती तस्वीरें हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि लोग अपने ही घरों में दहशत के बीच जी रहे हैं। मामला भरतपुर जिले के पहाड़ी उपखंड के गांव ठेकड़ावास की है, जहां ब्लास्टिंग से कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद गांव वालों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और पलायन की चेतावनी दी है। ब्लास्टिंग की दहशत के ये नमूने पहली बार नमूदार नहीं हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं।
ताजा घटना के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खनन बंद करवाने की मांग की। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बस्ती से 250 मीटर की दूरी पर पहाड़ में खनन माफिया अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे उनके घरों को नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रशासन अभी तक खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। प्रशासन का कहना है कि ब्लास्टिंग से मकानों में दरार आने की सूचना मिली है, जिसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। होल बंद करो, हमें सुरक्षा दो ताकि हम अपने बच्चों को आराम से लेके रह सके, वरना हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे कैसे? इसलिए सहारे के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये है सीकर के फतेहपुर कस्बे की रहने वाली मंजू देवी। मंजू देवी की किस्मत पर नियति ने क्रूर प्रहार तो पहले ही कर दिया था, अब सिस्टम ने भी उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। छोटी उम्र में ही मंजू देवी के पति ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर एक हादसे में उनका एक पैर भी चला गया। किसी तरह से सरकारी राशन के भरोसे वो अपने और अपने बेटे का पेट भर रही थी। पिछले 2 महीने से वो राशन भी ये कहकर बंद कर दिया गया कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मंजू देवी और ना उनके बेटे किसी सरकारी नौकरी में हैं। 181 पर शिकायत करी, वो भी सुनाई कौन करी 2 महीना से। एसडीएम कौन जाए, वो भी कौन सुने, 4 बार जाए। और वो नरेश शर्मा ने भी शिकायत करी, वो भी कौन जवाब दे, कौन उठावे। पहले थाने क्यों मिला है? पहले मिला मैंने। अच्छा, 2 महीना से कौन मिल गया। अब क्या बतावा थाने क्यों? अब क्यों कौन कहे कि हाँ आगे सो सी पास हो सी कटसी चेकिन सामने जाए तो चेकिन बाकी लगी कि मैं। सरकारी राशन के लिए मंजू देवी पिछले 2 महीने से तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और मंजू देवी को फिर से सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। लंबे अरसे से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे 8 पाक विस्थापितों के चेहरे उस समय खिल उठे जब राजधानी जयपुर में उन्हें भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पत्र सौंपे गए। कलेक्ट्रेट भवन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा ने 8 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। एडीएम ने 47 वर्षीय निर्मला, 19 वर्षीय येशुवर राम, 28 वर्षीय खेत कुमार, 22 वर्षीय अजीत कुमार, 25 वर्षीय तानियान, 28 वर्षीय संतोष, 17 वर्षीय हरिवंती लाल और 18 वर्षीय जगदेश लाल पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर बधाइयां दी। उन्होंने सभी को जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने की शुभकामना दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण मोहम्मद अबू बर्क भी उपस्थित रहे। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र पाने के बाद सभी पाक विस्थापित नागरिकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और अब वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 सालों से भटक रहे पाक विस्थापितों को अपना ठिकाना मिल जाएगा। दरअसल जैसलमेर नगर परिषद ने मास्टर प्लान में संशोधन कर भील बस्ती में इन पाक विस्थापितों को बसाने का खाका तैयार कर लिया है। जैसलमेर में ऐसे 300 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जिनकी बस्तियों में बिजली पानी आदि की सुविधा तो नगर परिषद ने कर दी, लेकिन अब तक इन्हें पट्टे नहीं मिल पाए थे। कुछ समय पहले इन्हें पाक विस्थापित भील बस्ती से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन इन लोगों ने इसका विरोध किया और इस बस्ती में ही पट्टे देने की मांग की। इस पर नगर परिषद ने मास्टर प्लान में संशोधन करवाया और इन्हें भील बस्ती में ही पट्टे देने की योजना बनाई, जिसके बाद गरीब परिवारों को उनके काबिज स्थानों के पट्टे सामान्य दरों पर मिलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अभी तक इसकी दरें तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पट्टों का आवंटन किया जाएगा। अलवर नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। शहर के लाल डिग्गी के पास मेहंदी बाग में आम रास्ते पर दयाराम सैनी ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधी दस्ता बुलडोजर के साथ पहुंचा। नगर परिषद अतिक्रमण अधिकारी राजेश शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से हटवाया और रास्ता खुल गया। पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोगों को इस अतिक्रमण की वजह से काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारी ने सड़क के किनारे लगे सरकारी हैंडपंप को ऊपर से काटकर उस एरिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद स्थानीय लोग काफी दिनों से अतिक्रमण हटाने के लिए संघर्षरत थे।
कलेक्टर की जन सुनवाई में लगातार इस मामले को लोगों ने उठाया। वहीं एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट से भी जीत हासिल हुई और अतिक्रमण हटाया गया। प्री मॉनसून की बारिश ने प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत तो दी है, पानी सप्लाई के लिए सबसे अहम बीसलपुर में भी पानी पहुंचने लगा है। अलग अलग कैचमेंट इलाकों से बांध में करीब 13 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। सीजन की पहली बारिश में ही बीसलपुर में पानी की आवक होना अपने आप में सौभाग्य का प्रतीक है। इस समय बीसलपुर काफी संकट के दौर से गुजर रहा है। बांध में अगले 1 महीने के बराबर ही प्रदेश में पानी की सप्लाई के लायक पानी है। ऐसे में अगर बीसलपुर में पहली बारिश से अच्छी शुरुआत हुई है तो उम्मीद है इस बार मॉनसून बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया पर खास तौर पर मेहरबान रहेगा और बांध में अगले साल तक पानी की सप्लाई के लायक पानी आ जाएगा। इस बार मानसून बीसलपुर के कैचमेंट एरिया पर पूरी तरह से मेहरबान रहेगा और बांध में अच्छी आवक होगी ताकि राजस्थान की प्यास आगे आने वाले 1 साल के लिए आसानी से तसल्ली के साथ में बुझाई जा सके। मॉनसून आने से पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली बारिश ने ही चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के दावों को पानी में मिला दिया। आप भी देखिए वार्ड नंबर 55 का नजारा, जहां सिर्फ 15 मिनट की प्री मॉनसून बारिश ने इलाके को पानी पानी कर दिया। इलाके में इतना पानी भर चुका है कि लोग अपने जरूरी कामों के लिए भी घर से नहीं निकल पा रहे। बच्चों का स्कूल जाना तक दूभर हो गया। इलाके की इस हालत से लोगों में गहरी नाराजगी है और नगर परिषद को जमकर कोस रहे हैं। नगर परिषद की जिम्मेदारों की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। नवनियुक्त आयुक्त रविंद्र यादव अब दावा कर रहे हैं कि वे खुद मौके का निरीक्षण करेंगे और लोगों को राहत दी जाएगी। और यहाँ से 8-9 साल से ऐसे पानी भरा रहा, थोड़ी बहुत भी बारिश होती इकट्ठा हो जाता है और मोटर लगा के पानी तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। 10 साल हो गए आज हमको यहाँ पे, लेकिन ना तो नालियाँ बनी ना ये रोड बनी। ये वार्ड नंबर 55 की जो समस्या है अभी मेरी जानकारी में आया है, इसका मैं खुद भी मौका निरीक्षण कर लूंगा, तकनीकी अधिकारियों से भी मौका निरीक्षण करवाएंगे। कहने को तो प्रतापगढ़ जिले का 41% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है, लेकिन इस वन क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण वन क्षेत्रों में मानवीय आबादी का बढ़ना तो है ही, साथ ही इन वन्य जीवों का शिकार भी है। शिकारियों के पंजे में फंसे इस बिज्जू की हालत को देखकर सहसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिकारी कितने क्रूर तरीके से इन वन्य जीवों का सफाया करने में लगे हैं। शिकारी वन्य जीव की खाल, हड्डियां और मांस के लिए इनका शिकार करते हैं। पहले भी जिले में पेंगोलिन, जंगली सुअर और मोर समेत अन्य कई वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में वन विभाग ने कार्रवाई कर शिकारियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। खुशगवार मौसम का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। तभी से बाघ का पूरा परिवार इस सुहावने मौसम में सैर के लिए रोड पर आ गया। टाइगर फैमिली की सैर की शानदार तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां मंगलवार की रात एक बाघिन अपने बच्चों के साथ हाईवे पर आ गई और खुशगवार मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। टाइगर फैमिली के सैर के दर्शन ने लोगों को रोमांचित कर दिया। ये शानदार नजारा रणथंभौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 552 के बोदल गांव के पास दिखाई दिया। बाघिन T99 ऐश्वर्या को अपने बच्चों के साथ चहलकदमी करते हुए देख लोगों के मन बाग बाग हो उठे। इस शानदार दृश्य को देखने के लिए लोगों के कदम ठिठक गए। रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन इससे ऐश्वर्या को क्या फर्क पड़ने वाला था। वो तो बेफिक्र इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने में मशगूल थी। बाघिन ऐश्वर्या और उसके बच्चों को देखते ही लोगों ने इन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। असम के लोगों पर भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश के कारण पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 32 जिलों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कई इलाके तो बाढ़ में पूरी तरह डूब गए हैं। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में शरण ले रहे हैं।
सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी समस्या आ रही है। बाढ़ ने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी भारी मुसीबत पैदा कर दी है। नौगांव और सिलचर में तो बाढ़ का पानी घरों में भर चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से राज्य की 55 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं इस बाढ़ ने अब तक 89 लोगों की जान ले ली। बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने लोगों के लिए 1687 राहत शिविर बनाए हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। कहते हैं फिल्मों का समाज पर गहरा असर पड़ता है। ऐसी ही एक फिल्म के सकारात्मक पहलुओं से प्रेरित होकर आगरा केंद्रीय जेल के 12 कैदियों ने नई मिसाल कायम की है। इन कैदियों में 3 ने यूपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है, जबकि 9 कैदियों ने 10वीं की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट वीके सिंह ने बताया कि सजायाफ्ता 12 बंदियों ने परीक्षा दी थी। 9 बंदी हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें जितेंद्र, अर्जुन और शिलेश ने फर्स्ट डिवीजन में सफलता प्राप्त की, जबकि राजेंद्र सिंह, विजय, प्रेमवीर, रमेश, धर्मेंद्र और वीरेंद्र ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। वहीं इंटरमीडिएट में 3 बंदियों शिशुपाल सिंह, हरि सिंह और जितेंद्र ने द्वितीय श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि जेल में ही परीक्षक ने आकर परीक्षा कराई थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि फिल्म 10वीं की शूटिंग जेल परिसर में हुई थी। इसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने 10वीं परीक्षा पास की थी। इस फिल्म का असर बंदियों की रियल लाइफ पर भी हुआ है। उन्होंने परीक्षा के लिए तैयारी की और इसके बाद परीक्षा में पास हुए। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।